तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी बायोलॉजी, ये जो वर्ड है, तो इसमें जो बायो वर्ड है किससे ड्राइव हुआ था? बायोस, और लॉजी वर्ड लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब आपके क्या होता है? लाइफ या लिविंग, और लोगोस का मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग या स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन, यही कहलाता है आपके बायोलॉजी। ठीक। दूसरा हमने आपको बताया कि बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने कॉइन किया था? लेमार्क एंड ट्रेविनरस। ठीक है, तो लेमार्क ये फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविनरस जर्मनी। 1841 में आपके ये वर्ड कॉइन किया गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हम जो आपके स्टडी कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? लाइफ की। तो फिर हम अगला पॉइंट हमने समझा था कि हम लाइफ किसे कहते हैं, जीवन क्या होता है। तो लाइफ बेसिकली क्या है? रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अंतर संबंध और अंतर क्रिया का जो परिणाम होता है वही है आपके क्या? लाइफ। ठीक है, क्योंकि लाइफ के ओरिजिन के बारे में हमने जो देखा वो क्या देखा था? लाइफ का ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो सबसे ऑथेंटिकेटेड जो थ्योरी दी थी वो आपके दी थी 1903 में। एक रशियन साइंटिस्ट थे, कौन? ओपेरियन। ठीक है, ओपेरियन आपके कहते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है इसके अर्ली इन्वायरमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स क्या थे? मौजूद थे। ठीक है, समय के साथ आगे चलकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे ये जो एलिमेंट हैं इन्होंने केमिकली रिएक्ट किया। अब केमिकली रिएक्ट ये करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से CH4 मीथेन बना, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बना, कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बना। ठीक है, यह हुआ। इसके अलावा ये केमिकली रिएक्शन हुआ आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना, तो ये आपके केमिकली रिएक्शन हुआ। इन्होंने आगे चल के और केमिकली आपके रिएक्ट किया, तो फिर निर्माण हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और आगे चल के आपके इसी से केमिकली रिएक्शन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आएगा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म आपके होता है फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ठीक, प्रोटोप्लाज्म क्या है? किसी कोशिका के अंदर या सेल के अंदर मिलने वाला फ्लूइड, जिसकी वजह से किसी सेल के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के अस्तित्व में आने के बाद अब आपके अस्तित्व में आ गई सेल। सेल के अस्तित्व में आने का मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये होगी यहां जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, सेल से आगे चल के टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और देन बॉडी। ठीक है, तो ये हमने आपके देखा था प्रीवियस क्लास में। अब आज की क्लास में हम लोग आपकी ये देखेंगे, ये बेसिक ये तो समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यानी कि जीवों की विशेषताएं। ठीक है, ये कल नोट करा दिया था, जो आज आए हैं वो यहां से नोट करना शुरू करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग से। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यानी कि जीवों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग या लाइफ से तात्पर्य यह है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिन्हें देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्सन लिविंग है या ये बॉडी लिविंग है और दूसरी बॉडी नॉन लिविंग है। क्योंकि लिविंग के अंदर कुछ ऐसे फीचर जरूर होंगे जो उन्हें नॉन लिविंग से क्या करते होंगे? अलग करते होंगे। ठीक है, तो हम लिविंग्स के वो फीचर्स देखेंगे जो नॉन लिविंग से उन्हें क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके फीचर होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन। यानी कि कोई भी अगर लिविंग है तो उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होगी? सेल्स यानी कि कोशिकाएं। प्रत्येक लिविंग की बॉडी कोशिकाओं का एक समूह यानी कि ग्रुप होता है। ठीक है, अब इस यूनिवर्स के अंदर याद रखना कि दो ही चीजें हैं, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। ठीक है, अगर कोई नॉन लिविंग है तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी एटम, और अगर कोई लिविंग है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ये दो ही होती है, नॉन लिविंग की एटम और लिविंग की सेल। ठीक है, तो आपके प्रत्येक जो लिविंग बॉडी है
ये क्या है, ये कोशिकाओं का एक संगठन है। ठीक है, जैसे कि कोशिका यानी जैसे कोई बिल्डिंग है तो किसी बिल्डिंग की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक, ईंट। ईंट से मिलकर दीवार बनेगी, फिर 4 दीवारें मिलकर एक कमरा बनाएंगी, सारे कमरे मिलकर बिल्डिंग बनाएगी। तो ठीक उसी तरीके से आपके स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद बॉडी। ठीक है, तो आपके प्रत्येक लिविंग बॉडी आपके क्या है, कोशिकाओं का एक समूह। ठीक है, अब हम यहाँ ये देखें कि ये जो सेल यानी कि कोशिका है ये बेसिकली है क्या। तो सेल हम कहते किसे हैं, ये डेफिनेशन आपकी सेल ने आप लोगों ने पढ़ी होगी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, यानी आपके जीवों की या जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। अब इससे आपके तात्पर्य क्या है, बेसिक का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल, मतलब सबसे छोटी। तो कोशिका क्या है, जीवों की सबसे छोटी यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि इससे नीचे आपके कुछ नहीं होता जीवों में। सेल, सेल के बाद टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी। ठीक, दूसरा आपके स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि हर सेल की अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल का अलग स्ट्रक्चर होगा, एनिमल सेल का अलग होगा। अब एनिमल सेल में भी जो सेल है आपके अलग अलग प्रकार की, इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। ठीक, जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन सेल इसका स्ट्रक्चर अलग है, नेफ्रॉन सेल इसका स्ट्रक्चर अलग है, आरबीसी इसका स्ट्रक्चर अलग है, डब्ल्यूबीसी इसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आपके क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में फंक्शनल। तो फंक्शनल वर्ड से आपके क्या तात्पर्य है, हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक विशिष्ट कार्य। ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल का आपके फंक्शन क्या होता है, ये मैसेज को आपके बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूरॉन सेल कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर न्यूरॉन सेल के पास कोई काम नहीं है तो आप कहो कि आप O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कर दो, तो बिल्कुल नहीं करेगा, मना कर देगा। ठीक, दूसरा आपके आरबीसी, आरबीसी का सिर्फ एक ही काम है, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा आरबीसी कोई दूसरा काम नहीं करेगी। ठीक, नेफ्रॉन सेल, इनका सिर्फ एक ही काम है। नेफ्रॉन सेल कहाँ मिलती है बॉडी में, किडनी। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, इसके अलावा आपके ये और कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काम एंटीबॉडीज का निर्माण करना, तो इसके अलावा डब्ल्यूबीसी कोई दूसरा काम नहीं करेगी। तो हर कोशिका का अपना स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है। ये सबसे पहली विशेषता होती है किसी लिविंग की, कि लिविंग की बॉडी कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद आगे, नोट करते चला ना साथ साथ। अब लिविंग की आपके किसी की जो सेकंड विशेषता, दूसरी विशेषता, नोट कर लो पहले।
तो कोई अगर लिविंग बॉडी है तो किसी लिविंग बॉडी का जो सेकंड फीचर होता है वो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी होती क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड द लिविंग, किसी भी लिविंग बॉडी या जीवित के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखना बायोकेमिकल रिएक्शन हम कहते कैसे, पहले तो ये वर्ड क्लियर हो। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर होती हो उसे कहते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो यहां दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कुछ टूट रहा हो या कुछ बन रहा हो, जुड़ रहा हो। ठीक है, तो यहां आपके याद रखना कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या जो वही ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। किन दो पार्ट में? या तो सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल बना रहा होगा। दो ही कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होकर क्या बना रहे हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल, तो ये आपके रिएक्शन कहलाएगी कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म कौन सी आपकी रिएक्शन है? जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, अब कैटाबॉलिक रिएक्शन की खास बात आपके ये है कि जब कभी भी आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन, सरल शब्दों में समझे। डाइजेशन में क्या होता है? जो आप खाते हो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और इसके रिजल्टेंट आपको एनर्जी प्राप्त होती है। सरल शब्दों में तो यही हुआ। ठीक है, या और दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लूकोज C6H12O6 जब ये किसी सेल के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर, और वहां जब इसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन, आगे समझेंगे इस बात को हम, तो ग्लूकोज ही आगे जब ये टूटता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ATP, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, जिससे आपके कोशिका को क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक, तो यहां आपको सिर्फ इतना समझना है कि कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शन होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है और इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे ग्लूकोज का ATP में कन्वर्ट होना या डाइजेशन प्रोसेस, सिंपल अगर हम देखें तो। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन आपके क्या होती है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जिनमें सिंपल मॉलिक्यूल जुड़कर या सिंथेसिस होकर क्या बनाता हो? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो इसे हम आपके क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में हमेशा आपके क्या होगा? एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो जैसे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण एनाबॉलिज्म में, इसके अलावा अगर हम और देखें तो ग्लाइकोजन का निर्माण। ठीक, अब ग्लाइकोजन क्या होता है पता है किसी को? जो आप एक्स्ट्रा कैलोरी आप खाना खाते हो ना, जैसे आपको मान लिया 2000 कैलोरी की जरूरत है। ठीक, अब आप खा रहे हो 2200 कैलोरी, तो 200 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गई ना। तो 200 कैलोरी का जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा वो बॉडी में स्टोर होता जाएगा और धीरे धीरे एक्स्ट्रा कैलोरी आपके क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये जो ग्लूकोज है ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइकोजन में। और यही आपके ग्लाइकोजन फिर स्किन के नीचे जमता जाएगा और फिर आपकी बॉडी फैलती जाएगी। ठीक, और आगे यही जन्म दे देगा ओबेसिटी यानी मोटापा। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट कर लिए। तो दूसरी प्रोसेस हमने क्या देखी आपके? अगर कोई बॉडी लिविंग है तो उसमें दूसरे आपके कौन सा कैरेक्टर होगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे। अब अगला कंसेप्ट, नोट करो इसे।
अब लिविंग की अगली विशेषता अगर हम समझें तो अगली विशेषता आपके किसी भी लिविंग बॉडी की होती है क्या? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता, ध्यान रखना, न्यूट्रिशन सिर्फ लिविंग के अंदर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का आपके अर्थ क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ्स, यानी कि खाद्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया। ठीक है, अब जो ये लिविंग बॉडी होती है, लिविंग बॉडी को अपने रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए और बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है किसकी? एनर्जी की। और इस एनर्जी को आपके फूड स्टफ से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन किसका फीचर है? आपके लिविंग्स का। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, लिविंग के अंदर आपके जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है कौन सी? रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। ठीक, अब रेस्पिरेशन क्या होता है आपके? एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसीय विनिमय के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति। अब एक पॉइंट समझना, एक प्रोसेस होती है ब्रीदिंग और एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो, ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग का सिंपल सिंपल जो आपके अर्थ होता है वो होता है इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, बस ये प्रोसेस हो गई आपके ब्रीदिंग। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग से आगे की प्रोसेस है। जो आपने सांस ली है उसमें कुछ गैसें अंदर गई होंगी, इन गैसों का एक्सचेंज हुआ होगा और इस वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी का निर्माण हुआ होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपके क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, सांस लेते हो तब आप कौन सी गैस लेते हो? तो जब हम सांस लेते हैं तब हम कौन सी गैस लेते हैं? कन्फर्म? नाक के आगे कोई फिल्टर लगाया आपकी के अंदर लोगे तो ऑक्सीजन ही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा? ऐसा है क्या? जब आप एयर सांस लेते हो तो पूरी हवा अंदर जाती है। एयर का मतलब जब आप सांस लेते हो तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% ऑर्गन, प्लस डस्ट पार्टिकल्स, प्लस वाटर वेपर, प्लस आपके जितने भी वायरसेस हवा में हैं कोरोना टाइप के, सब अंदर जाएंगे। इसीलिए तो मास्क लगा के चल रहे थे ना कोरोना में, जैसे वायरस अंदर ना चला जाए। ठीक, अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाती तो मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो याद रखना जब आप सांस लेते हो तो एयर लेते हो ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहां क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या होगा? आपने एयर को इनहेल किया, एयर नोज के थ्रू कहां जाएगी? लंग्स। कोरोना वायरस इसी को इन्फेक्ट कर रहा था ना सबसे पहले, यही पूरा गड़बड़ हो जाता था। लंग्स में आपके स्वेलिंग या लंग्स में पानी भर जाना, यही कमी थी। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा? एयर आपके नोज, नोज से एयर कहाँ गई? लंग्स। लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम एल्वोइली। इस एल्वोइली के अंदर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। एल्वोइली तक तो एयर आ रही है, लेकिन एल्वोइली से आगे सिर्फ जा रही है O2, ऑक्सीजन, बाकी सारी गैसें रुक गई। यानी जो ऑक्सीजन वाला जो फिल्टर है वो यहां नहीं, वो यहां लगा है। ठीक, एल्वोइली से आगे सिर्फ कौन सी आपकी गैस जा रही है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां आगे समझना, अब आपके जो ऑक्सीजन है ये एल्वोइली से कहां गई? ब्लड के अंदर। अब ये जो ब्लड है ये तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जा रहा है, तो ब्लड से ऑक्सीजन कहां गई? ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन्स के बाद ऑक्सीजन टिश्यू, टिश्यू के बाद सेल। ठीक है, अब जब किसी कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो ये करती क्या है? ठीक, किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है आपके सेलुलर रेस्पिरेशन,
ये हम आगे समझाएंगे आपको। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीशोषण, ठीक है। और यहाँ क्या होगा कि इस प्रोसेस में जो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्रेक होगा CO2 H2O प्लस ATP। एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसे कोशिका एनर्जी के रूप में आपके क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। अब एटीपी कोशिका ने ग्रहण कर लिया, अब बचा क्या, H2O और CO2। H2O सेल की रूटीन एक्टिविटीज में काम आ जाएगा। अब बचा क्या, तो ये CO2 सेल से कहाँ आ गया, वापस टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से वापस CO2 कहाँ आएगा, ऑर्गन से, ब्लड से। अब एल्वोइली से बाकी की गैसें भी तो हैं, अब एयर में ये मिलेगा और सारी एयर बाहर आएगी, लंग से एयर और नोज से। ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग सिर्फ कहां तक है, यहां तक। अगर सिर्फ हम बाहर, ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन इंटरनल प्रोसेस है, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद आगे। अभी याद रखना, अभी हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ये हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि चीजें क्या होती हैं, ठीक। टॉपिक तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। बस ये याद रखना, ये हर जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये यही सब टॉपिक बनेंगे आपके आगे चल के, रेस्पिरेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन, इसके अलावा जितने भी आपने अभी तक जो देखा है टॉपिक, सब यही आने वाले हैं। अगला पॉइंट नोट करो।
तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कौन सी, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की जो आपके प्रोसेस है ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, आपके लिविंग्स के अंदर। और एक्सक्रीशन का जो आपके मतलब होता है क्या, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड, टॉक्सिन्स और वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस, ये कहलाता है क्या, एक्सक्रीशन। जैसे आप सांस छोड़ते हो तो गैसियस आपके वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है। इसके अलावा डेफिकेशन, सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है। यूरिन, लिक्विड वेस्ट आपके बाहर निकलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर दो प्रोसेस और होती हैं, एक होता है मोशन और एक होता है लोकोमोशन, ठीक है। अब यहाँ फिजिक्स मत लगाना, ये थोड़ा फिजिक्स से अलग है। मोशन और लोकोमोशन दोनों में आपके क्या डिफरेंस होता है। मोशन एक ऐसा कंसेप्ट है किसी भी एक प्लेस पे खड़े रह के मूवमेंट करना। जैसे आप एक प्लेस पे खड़े हो, आप हाथ पैर चला रहे हो, ठीक, ये होता है आपके क्या, मोशन। जैसे कोई पेड़ पौधा है, एक प्लेट पे खड़ा है, उसकी पत्ते आपके हिल रहे हैं या उसकी डाल हिल रही है, तो ये आपके क्या कहलाता है, मोशन। अब दूसरा कंसेप्ट होता है आपके लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना। तो मोशन तो प्लांट और एनिमल दोनों में होगा, लेकिन लोकोमोशन सिर्फ एनिमल में पॉसिबल है, ठीक है। प्लांट में लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगला कंसेप्ट समझना, रेस्पॉन्सिवनेस यानी कि प्रतिक्रियाशीलता। अगर कोई बॉडी लिविंग है तो उसका एक फैक्टर होता है रेस्पॉन्सिवनेस और एक और होता है एडेप्टेशन। अब दोनों में क्या अंतर होता है। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है रिएक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चला लिया, और गर्मी लगी कूलर चला लिया, और गर्मी लगी एसी चला लिया, ठीक। तो ये होता है रेस्पॉन्सिवनेस, आप एनवायरनमेंट को रिएक्ट कर रहे हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस होती है एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन की प्रोसेस में क्या है कि आप अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे। ढाल रहे हो अब आप कैसे, जैसे थोड़ी सी गर्मी लगी आपने सफेद कपड़े पहनना शुरू किए, और ज्यादा लगी आप नहा लिए, और गर्मी लगी तो घास फूस का जो छप्पर होता है ना उसमें एंटर कर गए, और लगी तो उस छप्पर के ऊपर पानी डाल लिया, ठीक। पहले यही करते थे ना लोग। अब यहाँ याद रखना, रेस्पॉन्सिवनेस और एडेप्टेशन में आपके अंतर क्या है। रेस्पॉन्सिवनेस जितनी ज्यादा होगी आपके सर्वाइवल की क्षमता उतनी ही कम होगी, और एडेप्टेशन जितना ज्यादा होगा सर्वाइवल की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। हम लोग जिन लिविंग जानवरों को जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन जीता है, टॉर्टॉइस, कछुआ। क्यों जीता है, सिर अंदर किया, उसके बाद उस पर सर्दी गर्मी बरसात किसी का भी असर नहीं है, कुछ भी पड़ता रहे, तो यह है एडेप्टेशन, ठीक। प्लांट्स की एज ज़्यादा क्यों होती है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, क्योंकि चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो एडेप्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंस होता है। जैसे आप देखते हो ना, गर्मियाँ शुरू हुई उससे पहले पौधों ने क्या किया, पत्तियां गिरा दी। अब एसी तो लगा नहीं सकते कि वोल्टास के एसी लगा लें पौधे के चारों तरफ तो गर्मी कम लगे, तो ये तो कर नहीं सकते वो। तो वो क्या करते हैं, पौधे के अंदर पानी की कमी ना हो इससे पहले वो अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं। अब मानसून आने वाला होगा तब पत्तियां उनमें निकलना शुरू होंगी, ठीक। तो ये होता है एडेप्टेशन। तो कोई भी लिविंग है तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है रेस्पॉन्सिवनेस की और एक एडेप्टेशन की, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस जितना ज्यादा होगा सर्वाइवल कैपेसिटी उतनी घटेगी, और एडेप्टेशन जितना ज्यादा होगा सर्वाइवल कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इससे आगे। अब कोई बॉडी अगर आपके लिविंग है तो उसकी आपकी अगली जो विशेषता होती है वो होती है क्या, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन आपके कौन सी प्रोसेस होती है, पहले तो याद रखना कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही पॉसिबल है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके लिविंग क्या करते हैं, अपनी वंश वृद्धि या अपनी संख्या को आपके बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आपके लिविंग्स के द्वारा अपने ही जैसे लिविंग को रिप्रोड्यूस करने की जो एफिशिएंसी होती है उसे हम कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो जेन्युइन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जेन्युइन रिप्रोडक्शन तो आपके यही होगा कि गधा के बच्चे गधे होंगे और घोड़े के बच्चे घोड़े होंगे, जब तक उनमें क्रॉस ब्रीडिंग ना करा दी जाए, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग अगर हो जाएगी तो खच्चर भी हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस से छेड़छाड़ है, नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं है। नेचुरल रिप्रोडक्शन तो आपके लिविंग अपने ही जैसे लिविंग को प्रोड्यूस कर सकता है। अब उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कर दें या
जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी लिविंग से किसी दूसरे गुणों वाली संतान भी हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में आपके क्या होता है, जीएम, जीन मॉडिफिकेशन। तो जीन मॉडिफिकेशन के द्वारा हम किसी भी पर्सन के आपके गुणों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको जो गुण चाहिए वो डाल सकते हो, जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। जितने भी आप फ्रूट्स वगैरह देखते हो ना, सब्जी वगैरह आजकल देखते हो, जैसे आप देखोगे कि किसी फ्रूट में से सीड गायब कर दिए। अब अगर नेचुरल फ्रूट है तो सीड तो होंगे उसमें, बीज कैसे गायब हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, जीएम क्रॉप ले आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। उस जीएम क्रॉप में जो सीड बनाने वाला जो जीन होता है उसी को हटा देते हैं, तो उसमें सीड ही नहीं मिलेंगे। तो कई फ्रूट्स जो आपके, कई जो सब्जियां जो चेंज होती जा रही हैं वो ये होता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब अगर आप किसी एक जीन से छेड़छाड़ करोगे तो उसके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी तो आएंगे। तो फिर ये जो क्रॉप होंगी कुछ ना कुछ नुकसान भी छोड़ेंगी बॉडी के ऊपर, अगर आप इनको खाओगे तो। ठीक, तो ये हमने आपके देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये तो हमने लाइफ होती क्या है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, और इसके अलावा आपके लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इस बेसिक पॉइंट को हमने समझा। अब हम एक एक करके अपने सारे टॉपिक्स को समझना शुरू करेंगे बायोलॉजी के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन से हम स्टार्ट इसलिए करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है, पोषण, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, खाने पीने की चीजें, इन लोगों से भी आप अवेयर हो। इनमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कुछ नया सा है। ठीक है, ये सब कुछ पहले भी सुने हुए हो। अभी डायरेक्ट अगर हम सेल थ्योरी पे आएंगे तो हो सकता है कि वहां भी समझने में थोड़ा सा इशू हो, तो पहले सराउंडिंग पूरे सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि न्यूट्रिशन हम कहते किसे हैं। तो न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है, एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ, यानी खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन या पोषण। अब दूसरा क्वेश्चन आपके ये बनता है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की जरूरत हमें आपके पड़ती क्यों है, तो न्यूट्रिशन की हमें जरूरत पड़ती है कि आपकी बॉडी के द्वारा जो रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। एक चीज याद रखना, हो सकता है कि आपका कोई काम ना हो, आप दिन भर कोई काम ना करते हो, पूरे दिन आप बिस्तर पे पड़े रहते हो, लेकिन आपके बॉडी के ऑर्गन्स तब भी काम करते हैं। अगर आप खाली भी बैठे होंगे ना तब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ज्यादा पड़ेगी, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कम पड़ेगी, लेकिन एनर्जी की जरूरत तो आपको पड़ेगी। ठीक है, तो बॉडी की रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती किससे है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। ठीक है,
दूसरा याद रखना, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन की दूसरी नीड हमें है किसके लिए? फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए वो हमें किससे मिलते हैं? न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो ये तो पड़ती है हमें न्यूट्रिशन की जरूरत। और इसके अलावा न्यूट्रिशन की तीसरी जरूरत हमें पड़ती है किससे? डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचाने के लिए। डेफिशिएंसी डिजीजेस जैसे कोई विटामिन डी की कमी से हो रहा है, कुछ विटामिन सी की कमी से हो रहा है, कुछ विटामिन ए की कमी से हो रहा है, कुछ कैल्शियम की कमी से हो रहा है, तो प्रिवेंट फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचाने में भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट आगे समझना। अब न्यूट्रिशन में हम आगे आते हैं। तो न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन में अगर हम सिचुएशंस देखें, न्यूट्रिशंस की कितनी आपके स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति में न्यूट्रिशन की 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरी सिचुएशन अंडर न्यूट्रिशन, और तीसरी सिचुएशन मल न्यूट्रिशन। अब इन तीनों सिचुएशन का आपके अर्थ क्या होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन वह सिचुएशन होती है जिसमें प्रत्येक पर्सन एक बैलेंस डाइट लेता हो। बैलेंस डाइट से तात्पर्य आपके ये होता है कि उस पर्सन को जितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट ले, जितना फैट चाहिए उतना फैट ले, जितना विटामिन मिनरल्स वाटर रफेज चाहिए उस मात्रा में विटामिन मिनरल वाटर रफेज ले। तो प्रत्येक पर्सन आपके जब निर्धारित मात्रा में इन न्यूट्रिएंट्स को लेता है तो उसकी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जब कोई पर्सन बैलेंस डाइट ले तो ये सिचुएशन होती है प्रॉपर न्यूट्रिशन। और प्रॉपर न्यूट्रिशन की सिचुएशन एक आइडियल सिचुएशन होती है भारत जैसे देश में। यहाँ कोई नहीं लेता प्रॉपर न्यूट्रिशन। यहाँ हमें भूख लगती है तो हम सिर्फ रोटी गिनते हैं, 1 2 3 4, जब तक पेट ना भर जाए। ये फर्क नहीं पड़ता कि उस पेट भरने में हम ले क्या रहे हैं। यही होता है ना। अब आप किसी से पूछोगे खाना खाने में क्या खा रहे हो, वो यही बताता है 6 रोटी 8 रोटी, पर ये नहीं बताता कि न्यूट्रिएंट्स कितने अंदर जा रहे हैं उसमें। ठीक, ये हुआ। अब नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन आपके अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप 1 या 2 न्यूट्रिएंट्स को लगातार कम मात्रा में ले रहे हो। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है, अवेयर नहीं होते लोग इस वजह से, क्योंकि एक ही जैसे फूड को लोग खाते रहते हैं। इससे क्या होगा कि उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो तो मिल गए, लेकिन दूसरे फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स कभी उन्हें नहीं मिल पाते, तो कोई ना कोई डिजीज धीरे धीरे हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये होती है दूसरी सिचुएशन अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन यानी लैक ऑफ 1 और 2 और 3 न्यूट्रिएंट्स। और तीसरी सिचुएशन होती है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब लैक ऑफ ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि लगभग सभी पोषक तत्व जिसमें कम हो खाने में, तो वो सिचुएशन होगी कौन सी? मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यही 3 सिचुएशन आपके हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की। ठीक, तो ये तीनों सिचुएशन क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कितनी डाइट लेनी चाहिए। ठीक, ये निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि वह व्यक्ति वर्क क्या करता है, उस व्यक्ति की एज कितनी है, दोनों ही चीजें। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन फिजिकल एंड मेंटल वर्क कितना कर रहा है और उसकी एज कितनी है। ठीक, इसके ऊपर ये बात करती है डिपेंड कि किसको कितनी डाइट लेनी चाहिए। किस पर्सन को कितनी डाइट लेनी चाहिए इस बात का निर्धारण करने के लिए आपके होता है कौन? डाइटिशियन। डाइटिशियन आपके होता है हॉस्पिटल्स में एक, जो इंडिया के हॉस्पिटल में नहीं होता। ये सबसे खास बात है, ये सिर्फ वर्ल्ड में होता है। ठीक, वर्ल्ड के जो आपके भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, इंडिया के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में होता हो तो होता हो, नहीं तो भारत में कोई डाइटिशियन से सलाह लेने नहीं जाता। ठीक है, तो डाइटिशियन ये निर्धारित करेगा कि आप जो काम कर रहे हो उस काम के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरी चाहिए, उस कैलोरी में आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल और रफेज चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डाइटिशियन की सलाह से आपके लेते हैं अगर अपनी डाइट को, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कम खाने में भी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, बीमारियों से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक, और अपनी बॉडी की रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। अब कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक आपके व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेना चाहिए किस किस परिस्थिति में। ठीक, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग यहीं तक। समझ में आया आज? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।